हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में ये मेरा छठा वीडियो है। 5 वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। हम आपको बता दें कि ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस, किसी भी प्रकार के स्टेट एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 345 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 298 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, जबकि 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे और 298 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व हुई थी। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि 20 में आपके कितने सही होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो इसका ऑप्शन ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी भद्रबाहु, डी उपगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी, जबकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे तथा सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए आहत मुद्रा, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी यूनानी मुद्रा, ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिलालेख। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने के लिए शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी संख्या 14 है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गुण पुरुष, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी संस्था एवं संचार, ऑप्शन डी खोजी। तो इसका सही आंसर होगा गुण पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी स्ट्रेबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी एरियन। तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज, ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। कलिंग युद्ध की विजय अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए शिलालेख 1, ऑप्शन बी शिलालेख 2, ऑप्शन सी शिलालेख 12, ऑप्शन डी शिलालेख 13। तो इसका सही आंसर है कलिंग विजय का वर्णन शिलालेख 13 में सम्राट अशोक ने किया है। हम आपको ये भी बता दें कि अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी, जो निम्न प्रकार हैं। शिलालेख 1, जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। शिलालेख 2, जिसमें पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 3 नंबर शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो प्रत्येक 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। 4थे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की जानकारी दी गई है। 7वें शिलालेख में और 7वें और 8वें में अशोक ने तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां और 8वां शिलालेख है जिसमें अशोक ने तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है।
9वां शिलालेख जिसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख जिसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है जो 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने शांति के मार्ग पर चलना स्वीकार किया था। 14वां और अंतिम शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये अशोक के 14 शिलालेख है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रेटी पैनथेलर ने की थी, जबकि इसे पढ़ने में प्रथम बार सफलता प्राप्त की थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप। 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन ए 352 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 173 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस जो कि सिकंदर का राजदूत था, उसे 305 ईसा पूर्व सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व पराजित किया था, क्योंकि 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी हैरी स्मिथ, ऑप्शन डी जॉन टावर। तो इसका आंसर मैंने 9वां क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी प्रथम बार। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सुसीम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी था जिन्होंने काफ़ी अल्प समय तक शासन किया था। तो आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहली बार मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र पहली बार जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस वंश के शासक को पराजित करने के बाद मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ? किस वंश को पराजित करने के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो आपको बता दें कि नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था, जबकि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। मौर्य काल में किस शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। ऑप्शन ए 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। इसमें ये 7 भाग निम्न प्रकार है। और 1 नंबर दार्शनिक जो राजा के सलाहकार थे। दूसरा हो जाएगा किसान जो खेती करते थे। चरवाहे, तीसरा चरवाहे जो गाय भैंस चराते थे, पशुपालन करते थे। चौथा वर्ग कारीगर यानी शिल्पकार या व्यापारी। चौथा हो जाएगा कारीगर, शिल्पकार या व्यापारी। पांचवा हो जाएगा सैनिक। पांचवा वर्ग सैनिक हो जाएगा। छठा हो जाएगा निरीक्षक जो जासूसी करते थे। सातवां पार्षद जो राजा का सलाहकार होता था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी तूल, ऑप्शन सी काकनी, ऑप्शन डी दिनार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर्ण। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। निम्नलिखित में कौन से शासक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा अशोक। सम्राट अशोक ने
राजगद्दी पर बैठने से पहले अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिन्होंने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुबाकी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कारुबाकी, जिन्होंने चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को काफ़ी प्रभावित किया था। आइए देखते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए दशरथ मौर्य, ऑप्शन बी शालीशुक, ऑप्शन सी देववर्मन, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व कर मगध पर शुंग वंश की स्थापना की और यहाँ से मौर्य वंश का पतन हो जाता है। मौर्य वंश में 10 राजा हुए। मैं 10 के नाम आपको बता देता हूँ। पहला थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक शासन किया था। दूसरे बिंदुसार, तीसरे अशोक, चौथे अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, पाँचवें दशरथ मौर्य, छठे संप्रति, सातवें शासक शालीशुक, आठवें शासक देववर्मन, नौवें शासक शतधन्वन और 10वें और अंतिम शासक बृहद्रथ, जिन्होंने 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर, इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के सेनापति थे, जिन्होंने इनकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न। तो जल्द ही मिलते हैं अपने 7वें पार्ट में। चलिए, धन्यवाद।